हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल सर्च करना है और वहां पर जाकर जितने भी क्विज जो हमारे पेंडिंग चल रहे थे उनको अपलोड कर दिया गया है और आप लोगों को वो जरूर से अटेम्प्ट करना है। और हाँ, आप लोगों को चैनल जो है वो ज्वाइन करना नहीं भूलना है। तो चलिए न्यूज ऑफ द डे हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं। रिसेंटली कमल हसन टू बिकम फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी टू हैव हिज ऑन डिजिटल अवतार इन मेटावर्स। तो यहां पर सबसे पहले तो ये करंट की न्यूज है कि कमल हसन जो है वो पहली भारतीय हस्ती बन चुके हैं जिनका एक डिजिटल अवतार जो है वो अब लॉन्च हो चुका है। रिसेंटली आपको पता होगा कि फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर कर मेटा रखा है और यहां पर वर्चुअली एक ऐसी इमेज क्रिएट की जाएगी जिससे आप किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि कमल हसन जो हैं वो यदि चाहें तो वर्चुअली किसी भी व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर की बात की जा रही है। रिसेंटली ऐसा होगा नहीं, अभी वर्तमान में फ्यूचर के अंदर ऐसा जो है वो पॉसिबल बनाया जाएगा कि आप वर्चुअली कुछ भी खरीद सकते हैं, वर्चुअली किसी से मिल सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, मेटावर्स जो है ये कहा जा रहा है। और सबसे पहले डिजिटल अवतार जो है वो कमल हसन का यहां पर निर्मित किया जाएगा। तो यहां पर प्रीफिक्स जो है जो कि मेटा यूज किया गया है कम फ्रॉम ग्रीक, तो ग्रीक लैंग्वेज से ये शब्द डेवलप हुआ है। और फेसबुक का रिसेंटली आपको पता होगा कि एडवर्टीजमेंट जो है वो काफी डाउन आ गए थे। मैक्सिमम जो थे वो इंस्टा पर या फिर अदर सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वहां पर ज्यादा एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रही थी, इसलिए फेसबुक के द्वारा ये कदम उठाया गया है और उसने अपना नाम जो है वो भी चेंज कर दिया है, मेटा नया नाम रख दिया गया है। अगली न्यूज जो है वो बड़ी बेहतरीन है कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1 करोड़ शॉट जो है जायडस कैडिला की, आपको पता होगा कि जायकोव डी जो कि विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है, इसके ऑर्डर जो है वो दे दिए गए हैं और ये अवेलेबल रहेगी 265 रुपए के अंदर। देखिए थर्ड वेव जो है इसका आने का खतरा अभी बना हुआ है, कभी भी जो है वो खतरा टला ही नहीं था। हो सकता है कि जनवरी फरवरी मार्च तक जो है वो थर्ड वेव देखने को मिले, इसलिए सरकार के द्वारा पहले ही इसकी तैयारी कर ली गई है और 1 करोड़ डोज जो है इसका ऑर्डर दे दिया गया है। तो रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा गया था कि विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन कौन सी है, तो आप लोग को याद रखना है जायकोव डी जो है वो पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। नेक्स्ट देखिए, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और रामविलास पासवान जो हैं इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं 3 नाम है, मरणोपरांत जो है वो इनको सम्मानित किया जाएगा और यहां पर आप लोग डेट देख सकते हैं 8 नवंबर 2021 को ही अनाउंस किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 119 पद्म अवार्ड जो हैं वो इसमें अनाउंस किए गए थे, ये तो आप लोगों को पता ही है, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 102 पद्मश्री अवार्ड हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहां है कि एक जो है वो ट्रांसजेंडर अवार्डी भी हैं। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि केवल एकमात्र ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिसको ये पद्म अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है? आप लोगों के लिए मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं, यहां पर आपको पद्म विभूषण सातों के सातों याद करने हैं। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाएगा वो आप लोग देखिए कि आप लोगों को ये नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो सातों के सातों नाम जो हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके साथ में ही ऐसे कैंडिडेट्स को आप लोगों को छांटकर अलग करना है जो कि दूसरे कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इनके पास में नागरिकता है, सिटीजनशिप है। फिर आप लोग देख सकते हैं किसी के पास में इंडोनेशिया की है, फिर किसी के पास में ग्रीस की है, इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यूएसए की है। तो ऐसे जितने भी पर्सन्स हैं उनको आप लोगों को छांटकर अलग कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन मिसाल पेश की गई है एक व्यक्ति के द्वारा जो कि कर्नाटक के अंदर रहते हैं, 68 ईयर ओल्ड हैं, जो कि बेचा करते हैं ऑरेंज, यानी कि फ्रूट बेचकर इन्होंने 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाए हैं और यहां पर इन्होंने पूरी स्कूल जो है वो निर्मित कर दी है। तो क्या
इस व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटी होगी जिसके आधार पर इस व्यक्ति ने इतना बेहतरीन कदम उठाया। बिल्कुल यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बार एक फॉरेनर जो था उसने ऑरेंज की प्राइस जो थी वो इंग्लिश के अंदर पूछी थी और ये व्यक्ति उसका जवाब नहीं कर पाए थे और यही बात जो थी वो इनको घर कर गई और इसी चीज से परेशान होकर या इस चीज को सीखते हुए इन्होंने एक स्कूल निर्मित की और इस स्कूल में जो पैसा खर्च हुआ है वो इन्होंने अपनी जेब से लगाया है। नाम आप लोग देख सकते हैं, हरे काला हर जब्बा। ठीक है, तो नाम आप लोग जरूर याद रखना और यदि नाम भी याद ना रहे तो कम से कम स्टोरी जो है वो काफी इंस्पिरेशनल है। अगला देखिए आप लोग, महाराष्ट्र बिकम्स ओनली इंडियन स्टेट टू विन अवार्ड इट कॉप 26। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल स्टार है। क्या कि महाराष्ट्र जो है वो भारत का पहला स्टेट बन चुका है जिसको कॉप 26 के अंदर अवार्ड दिया गया है। क्या किया महाराष्ट्र ने ऐसा? देखिए, अभी कॉप 26 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये ग्लासगो के अंदर आयोजित हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। लेकिन इसका जो आयोजित करवाने का उद्देश्य था वो था जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है इसके अंदर टेम्परेचर को कैसे डिक्रीज किया जाए, कैसे कम किया जाए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इसने इस क्षेत्र के अंदर काफी बेहतरीन काम किया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और इसीलिए महाराष्ट्र स्टेट जो है बिकम्स ओनली इंडियन स्टेट टू विन अवार्ड एट कॉप 26। याद रखना कहां हुआ है? ग्लासगो के अंदर रिसेंटली 1 से 3 नवंबर के बीच में आयोजित करवाया गया है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। 9 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात की जा रही है ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। हम लोग कल परसों ही बात कर रहे थे इसके बारे में कि कोवैक्सीन जो है इसको अप्रूवल क्यों नहीं दी जा रही है, लेकिन आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर अप्रूवल दे दी गई है। उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि यार कल परसों तो अप्रूवल नहीं दी गई थी, लेकिन फिर मैंने इसको सर्च किया तो इसको अप्रूवल दी जा चुकी थी और यहां पर किसको? कोवैक्सीन जो है इसको अप्रूवल दी जा चुकी है। देखिए, मंजूरी की जहां तक बात है तो मंजूरी WHO के द्वारा दी जाती है और भारत के जो हर्ष श्रृंगला हैं इनके द्वारा कई विजिट जो थी वो WHO और USA की गई और उनके अथक प्रयास से अब जो है वो कोवैक्सीन को एक इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिल चुका है। तो कोवैक्सीन जो है इसको आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दे दी गई है। यहां पर द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज आप लोग देख सकते हैं कि कोवैक्सीन गेट्स WHO अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। तो यहां पर EUL जो है, ठीक है, तो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग जो है EUL, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को जरूर याद रखना है कि कोवैक्सीन को रिसेंटली जो है वो अप्रूवल दे दी गई है। तो भारत की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन बन गई है जिसको अप्रूवल मिली है। यहां पर यह समझना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, सेशन यदि आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग को जरूर इसे लाइक करना है और मुझे आप लोग जरूर अपने सजेशन जो हैं वो बताया करो कि सर आप इसके अंदर ये इंक्लूड कर लीजिए। इसके बाद में क्विज जो हैं वो आप लोगों के लिए सारे अपलोड कर दिए गए हैं। तो कोवैक्सीन को डेवलप किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा, जबकि कोविशील्ड जो है वो डेवलप की गई है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके अंदर यानी कि कोवैक्सीन के अंदर इनएक्टिवेटेड जो कोरोना वायरस है उनके द्वारा इस वैक्सीन को निर्मित किया गया है, जबकि कोविशील्ड जो है इसको कैसे वायरल वेक्टर के द्वारा या हम लोग कहें कि स्पाइक प्रोटीन जो है इसके द्वारा कोविशील्ड को निर्मित किया गया है। टेम्परेचर बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस टेम्परेचर इसको रखा जाता है, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को ही रखा जाता है। डोजेज जो हैं वो स्टार्टिंग के अंदर तो दोनों का जो गैप था वो इक्वल था, लेकिन बाद में कोविशील्ड का जो गैप है वो लगभग 3 महीने तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सबसे पहले टेम्परेचर और इसके बाद में किस कंपनी के द्वारा इसे निर्मित किया गया है, ये आप लोग को जरूर याद रखना है। चलिए, तो भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन को निर्मित किया गया है। एक इंडियन मेड ये वैक्सीन है फॉर इमरजेंसी यूज लिस्ट फॉर 18 ईयर्स एंड अबव यानी कि 18 साल से, और भारत के अंदर 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन जो था वो शुरू हुआ था। लेकिन वैक्सीनेशन से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ड्राई रन भारत के अंदर करवाया गया था। ड्राई रन का मीन्स है कि
वैक्सीन के जो खाली डिब्बे हैं या हम लोग कहें कि बॉक्सेस जो थे वो सर्कुलेट करवाए गए थे कि एक्चुअल में जब वैक्सीन आएगी तो उसको किस तरीके से हर जगह पर पहुंचाना है। ये परफॉर्मा जो था वही ड्राई रन कहलाया था। तो इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? भारत बायोटेक है। कोविड 19 की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो वुहान शहर से हुई थी, चाइना के, या हम लोग कहें कि वुहान सी फूड मार्केट जो है या वुहान की लैब जो है, सब बातें एक ही हैं। यहां से इसकी शुरुआत हुई थी और वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड 19 जो था वो नाम दिया गया था। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि इथोपिया से रिलेट करते हैं डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल टेड्रस आधानोम, और चाइना जो है वो इथोपिया के अंदर काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है। इसलिए वो ये नहीं चाह रहा था कि इसको वुहान वायरस कहा जाए, क्योंकि उससे ये शहर जो था वो बदनाम हो रहा था। और अब जो है इसको सार्स कोव 2 जो है वो नाम दिया गया है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो किसके जैसा है? क्राउन के जैसा है। ये कौन से ऑर्गन को, कौन से सिस्टम को सबसे पहले अटैक करता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसको ये डैमेज करता है। और पहले भारतीय जिनको ये वैक्सीन लगाई गई थी वो मनीष कुमार थे। पूरे विश्व के अंदर कोरोना से फ्री होने वाला पहला देश जो था वो कौन सा था? न्यूजीलैंड था। और इसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया था। इंडिया की रैंक आप लोग को याद रखनी है। इंडिया जो है वो 86th पोजीशन पर है, किसके अंदर? कोरोना वायरस परफॉर्मेंस के अंदर। घाना वो विश्व का पहला देश बना था जिसने कोवैक्स इनिशिएटिव, ठीक है, यानी कि निशुल्क जो वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है, सबसे पहले घाना को उपलब्ध करवाई गई थी। इसके साथ में आरोग्य सेतु ऐप जो कि बनाया गया था, जो कि ब्लूटूथ के बेसिस पर काम करता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली क्या हुआ है कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन के अंदर किस भारतीय जो राज्य है इसको आमंत्रित किया गया है? तो तेलंगाना को यहां पर आमंत्रित किया गया है। लेकिन तेलंगाना को ही क्यों किया गया है? बाकी भी तो अदर स्टेट्स हैं। देखिए तेलंगाना जो है वो पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे बीजों के लिए जाना जाता है। और तेलंगाना की जो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी है वो काफी हाई रही है। इसीलिए तेलंगाना का जो है वो आमंत्रित किया गया है। कहां पर? ये देख सकते हैं आप लोग, अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन के अंदर। द हिंदू की न्यूज हम लोग कवर करते हैं तो स्टेट इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस, और ये वर्चुअली जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। तेलंगाना की बात करें तो आप लोग को पता है कि ये जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। और तेलंगाना के लिए वर्ष 2010 के अंदर एक 5 मेंबर कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी का नाम था कृष्णा कमेटी। ठीक है, याद रखना, कृष्णा कमेटी। और इसने अपनी रिपोर्ट 2013 के अंदर सौंपी थी और इसी रिपोर्ट पर अमल करते हुए 2 जून 2014 को तेलंगाना एक अलग स्टेट बन चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तेलंगाना हैज बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉन्फ्रेंस। तो तेलंगाना को यहां पर इनवाइट किया गया है। 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस चली है 4 से 5 नवंबर। कहां पर? रोम, इटली के अंदर स्थित है रोम। चलिए हम लोग बात करें FAO की, तो ये क्या है कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है और भूख को हराने और पोषण यानी कि न्यूट्रिशन और यहाँ पर खाद्य फूड सिक्योरिटी में सुधार के लिए प्रयास करता है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 को की गई थी। 197 जो है वो कंट्रीज के मेंबर हैं। रोम इटली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है और यह संगठन दुनिया में क्षेत्रीय यानी कि रीजनल ऑफिस का भी रखरखाव करता है। 130 देशों के अंदर ये टोटली क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। FOA के कार्य क्या हैं? तो FAO जो है या फूड सिक्योरिटी का इसका काम है। मेनली तो हम लोग कहें तो मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी, भूमि, यानी कि हम लोग कहें कि जितना भी प्राइमरी सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए जो भी सेक्टर हैं वो सारे सेक्टर कौन संभालता है? FAO के द्वारा ये संभाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप लोग, हिलेरी चार्ल्सवर्थ जो है इनको रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यहां पर जज जो है वो नॉमिनेट किया गया है। यह किस देश की न्यायाधीश है? तो ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। लेकिन यहां पर ये जो इनको जज चुना गया है, बेशक किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर या फिर जगह खाली होने पर ही इनको ये न्यायाधीश जो है वो चुना गया होगा। तो बेशक यहाँ पर चुना गया है इनको। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन जज। ठीक है, तो ये कहां से संबंध है इनका? ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है।
ठीक है। अब ये रिप्लेस किसको करने वाली हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जेम्स क्रॉफर्ड जो हैं, इनको इन्होंने रिप्लेस किया क्योंकि इनकी मृत्यु जो थी वो मई 2021 के अंदर हो गई थी। 10 साल का इनका टेन्योर था, 10 साल का इनका कार्यकाल था और अब जो है इनकी 8 साल तो इन्होंने कंप्लीट किए, 2 साल बाकी रह गए थे, तो 2 साल के लिए हिलेरी जो है वो इस पोजीशन पर रहेंगी, तो 9 साल के कार्यकाल की सेवा करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वह श्री कॉफेट के शेष 9 साल के कार्यकाल के लिए सेवा करेंगी, जिसमें से कुछ 2 वर्ष शेष बचे हैं। ठीक है, तो 2 वर्ष जो है वो इसमें से शेष बचे हैं और ये 5वीं महिला जज जो है वो बन चुकी हैं आईसीजे के अंदर। इसके हेडक्वार्टर जो है वो द हेग के अंदर है, नीदरलैंड्स के अंदर, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। याद रखना ये यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है जो कि निर्मित किया गया था अप्रैल 1946 के अंदर, उसके तहत आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो इसके मेंबरिंग कंट्रीज पर फोर्सफुली अप्लाई नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर कि वो इसको मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता। जैसे आपको पता है जो कुलभूषण जाधव हैं उनका केस भी आईसीजे के अंदर पहुंचा था और भारत के एक वकील जो थे उन्होंने उस केस को केवल मात्र ₹1 के अंदर लड़ा था, तो वहां पर जो डिसीजन दिया गया था ये फोर्सफुली अप्लाई नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज लॉन्च वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड जो है ये इनिशिएटिव किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा ये क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इंडिया एंड यूके लॉन्चेज वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड एट COP26। तो आपको पता है कि COP26 के अंदर टोटल यहां पर 27 डिसीजंस जो हैं वो लिए गए हैं, 27 डिसीजंस COP26 के अंदर, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर आयोजित हुआ है। अब ये क्या है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसको पूरे विश्व की जरूरत है, तो क्यों ना एक ऐसा ग्रिड सिस्टम बनाया जाए जिसकी मदद से एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री को रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर कर सके। तो यहां पर सबसे लास्ट में आप लोग आ जाइए, 3 पॉइंट जो हैं ये आप लोग जरूर ध्यान रखना। द ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल जो है वो तो क्या है कि एक दिन नष्ट हो जाएंगे, यदि उन्हें बचाना चाहते हैं, सस्टेनेबल उनका यूज करना चाहते हैं, तो हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। इसके साथ में ही जो बॉर्डर्स हैं यानी कि कंट्रीज की जो बॉर्डर है उनमें ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी को। इसीलिए ही तो ये ग्रिड जो है, ग्रिड सिस्टम वो निर्मित किया जा रहा है। तो COP26 की रिसेंटली मीटिंग हुई है और वहीं पर ग्लासगो के अंदर ये जो है सिस्टम पूरा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सोलर एनर्जी जो है इसको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द सेज विथ 2 हॉर्न्स। तो ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है और इसमें कई कहानियां, स्टोरीज जो हैं वो, कविताएं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। कहानियां हैं राजा रानियों की, देवी देवताओं की, ऋषियों और जो असाधारण ज्ञानी पुरुष हैं उनको इसके अंदर जगह दी गई है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, उनको जगह दी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ में द स्ट्रगल विथ इन अ मेमोयर ऑफ इमरजेंसी अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। द ग्रेट बिग लॉयन ये है क्रिसी नाइट के द्वारा। फिर आप लोग देख सकते हैं द आर्ट ऑफ कॉन्ज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, तो ये किसके द्वारा, शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकटरमन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेकन, ये लिखी गई है JS इफ्तिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है, तो रिसेंटली जो है वो केदारनाथ के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया है। वर्ष 2013 के अंदर ये जो मूर्ति थी ये क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, क्षति हो गई थी इसकी, और फिर अब वापस से क्या किया गया है, इसको निर्मित किया गया है और इसी का अनावरण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बात करें हम लोग आदि शंकराचार्य की, तो ये जो थे वो 700 AD से 750 AD के बीच में थे और इनके द्वारा अद्वैतवाद, आपको पता होगा कि अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। एक छोटी सी स्टोरी है,
जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर थे, वेस्टर्न फिलोसफर ने अपनी कई थ्योरीज जो थी वो सामने रखी थी, लेकिन हमारे पास में इंडियन एक भी ऐसा फिलोसफर नहीं था कि जो कि वेस्टर्न फिलोसफर जो हैं उनकी बात का खंडन कर सके। और सबसे पहले आदि शंकराचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने अद्वैतवाद के सिद्धांत से उन सभी बातों का खंडन किया जो कि वेस्टर्न फिलोसफर्स को सपोर्ट करती थी। अच्छा, इनकी द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन बात भी कही गई थी कि मान लीजिए कि कोई हिल है, यानी कि कोई पहाड़ी है, वहां से धुआं उठ रहा है, तो धुआं यदि उठ रहा है तो आप लोग ये ना समझे कि वहां पर आग लगी थी। हो सकता है कि कोई कचरा जो है वो जलता हुआ वहां पर लेके आया हो, तो जब भी कहीं धुआं उठता हुआ दिखाई दे तो ये ना समझिए कि आग वहीं पर ही लगी थी। ये इनके बहुत ही बेहतरीन सिद्धांतों में से एक है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 5 नवंबर 2021 को क्या किया गया है, इसको वापस से इनोग्रेट किया गया है। तो 2013 के अंदर केदारनाथ जो है वो फ्लूड्स के अंदर ये डैमेज हो गई थी। इसका जो वजन है वो 35 टन के आसपास है और 12 फीट जो है ये लंबी है। और इसको निर्मित किसके द्वारा किया गया है? मैसूर स्थित मूर्तिकार हैं अर्जुन योगीराज, इनके द्वारा निर्मित किया गया है। और केदारनाथ के अंदर लगभग 400 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें पुनर्निर्माण के कार्य जो हैं वो किए जाएंगे। चार धाम को तो आप लोग जानते ही होंगे, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में खबरों में रहा कुक वाटर स्ट्रीट जो है वो कहां पर स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। लेकिन ये चर्चा में क्यों रहा है? रिसेंटली न्यूजीलैंड के दो आइलैंड्स हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, दोनों को जो है वो कुक वाटर स्ट्रेट आपस में कनेक्ट करती है। कुक वाटर स्ट्रेट जो है वो यहां पर आप लोग को दिख रहा है, एक ज्योग्राफिकल एक व्यू है जिसके अंदर दो लैंड एरियाज जो है वो सेपरेट हो रहे हैं फ्रॉम ए वाटर बॉडी। तो व्हेन टू लैंड बॉडीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ए वाटर लैंड, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि वाटर बॉडी से कोई सेपरेट हो रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर हम इसको कहेंगे वाटर स्ट्रेट। और इसे ही क्या कहा जाता है? कुक। और कुक कौन थे? जिन्होंने न्यूजीलैंड को खोजा था वही कौन थे? वो एक साइंटिस्ट थे कुक, और उन्हीं के नाम पर इस वाटर स्टेट का नाम भी रख दिया गया है। लेकिन चर्चा में क्यों है? एक इलेक्ट्रिक प्लेन जो है उसने यात्रा की है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक, और इसने क्रॉस किया है किसको? कुक वाटर स्ट्रेट को। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि तस्मानिया सी जो है, यहां पर इट कनेक्ट्स द तस्मानिया सी इन नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ पैसिफिक ओशियन। तो तस्मानिया सी और यहां पर साउथ पैसिफिक ओशियन जो है इसको आपस में कनेक्ट करता है क्या? कुक वाटर स्ट्रेट। ठीक है, तो ये आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिक एक एयर कंपनी की स्थापना करने वाले फ्रीडमैन ने पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन से इसको क्या किया है? पार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है? तो यहां पर देखिए, यदि हम लोग ऑप्शन की तरफ जाएं तो एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड जो है वो यहां पर काम में आता है। तो सिंधु नदी के अंदर ही तो पाई जाएगी सिंधु डॉल्फिन, तो यहां पर बिहार जो है वो कट जाएगा, यूपी कट जाएगा, तो पंजाब और जम्मू दो हमारे पास में यहां पर स्टेट्स आते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ेंगे तो सिंधु नदी की डॉल्फिन जो है वो व्यास नदी में पाई जाती है, इसलिए हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। पंजाब जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और आईयूसीएन के मुताबिक एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर शामिल है क्या? इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो पंजाब इज गोइंग टू स्टार्ट द इंडस रिवर डॉल्फिन सेंसेस। और ये कहां पर पाई जाती है? फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो कि व्यास रिवर के अंदर पाई जाती है। अंडर ए प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द सेंसेस विल स्टार्ट इन विंटर। तो सर्दियों के अंदर ये शुरू होगा, और यह न केवल डॉल्फिन बल्कि उनके प्राकृतिक आवास की भी क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो रेड लिस्ट के अंदर ये सिंधु नदी की डॉल्फिन जो है वो अभी शामिल है, जो कि एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर अभी इसको रिसेंटली ऐड भी किया जा चुका है। अच्छा, डॉल्फिन के लिए एक रिसर्च सेंटर जो है वो कहां पर स्थित है? याद रखना, पटना के अंदर वो स्थापित किया गया है। पटना के अंदर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो भी स्थापित किया गया है। अब ये जो सिंधु नदी की डॉल्फिन है ये पंजाब राज्य का क्या है? जलीय जीव है। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से तो आइडिया लग रहा है उस आंसर का। सिंधु नदी की डॉल्फिन जो है वो पंजाब राज्य का एक जलीय जीव है। बात करें हम लोग पंजाब की तो 1966 के अंदर देखिए दो स्टेट बने थे, एक तो है हरियाणा और एक था पंजाब।
तो 1966 के अंदर हिंदी भाषी नया स्टेट बना था हरियाणा, किससे? पंजाब से अलग होकर। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, कैबिनेट कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और पॉपुलेशन जो है वो 2.8 करोड़ जो है, सी यहां पर आएगा, 2.8 करोड़ जो है वो यहाँ की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली यहां पर एक सोलर एनर्जी कैलकुलेटर एप्लीकेशन, मतलब यहां पर भारत की जो इसरो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, इसके द्वारा क्या किया गया है कि सोलर एनर्जी कैलकुलेटर एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, और कॉप 26 जो कि ग्लासगो के अंदर आयोजित हुआ है, वहीं पर ही इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहां पर आप लोग देखिए कि सोलर एनर्जी जो है वो तो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है और कौन सी जगह जो है वो इसके लिए सुटेबल है, इसको कैलकुलेट करना जरूरी है। और रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या किया गया है, ये सौर ऊर्जा का कैलकुलेटर जो है इसको लॉन्च किया गया है। क्या काम करेगा, वापस से रिपीट कर देता हूं, कितनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, पहली बात, और दूसरी बात कि किस जगह पर, किस स्थान पर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, उसके बारे में भी बताता है ये सोलर एनर्जी कैलकुलेटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड जो है, इसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए ये सोलर एनर्जी कैलकुलेटर जो है इसको प्रोड्यूस किया गया है। और लॉन्च कहां पर किया गया है? ग्लासगो के अंदर कॉप 26 में इसको लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश में दीपावली दिवस अधिनियम पेश किया गया है? तो अमेरिका के अंदर पेश किया गया है। लेकिन अमेरिका के अंदर दीपावली दिवस, ये कैसे संभव है? देखिए, बिल्कुल संभव है, क्योंकि भारत के यानी कि कुछ भारतीय अमेरिकन सांसद जो हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अमेरिका के अंदर हैं, और उन्हीं के द्वारा एक बिल जो था वो प्रेजेंट किया गया था। और यहां पर जब भारत के अंदर दिवाली मनाई जाएगी, तो फिर यूएसए के अंदर जो है वो इस दिन हॉलिडे रहेगा, और ऐसा ही बिल जो है वो यूएसए के अंदर पास कर दिया गया है। तो एक सांसद है, कांग्रेसमैन, जिनका नाम है राजा कृष्णमूर्ति, इन्हीं के द्वारा जो है इस बिल को पेश किया गया था। यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। चलिए, सितंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहां किया गया है? तो रिसेंटली आपको पता होगा कि राजस्थान के बाड़मेर के अंदर एक इमरजेंसी लैंडिंग जो एयर स्ट्रिप है, इसको यहां पर लॉन्च किया गया है। प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल जो है, इसका शुभारंभ भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। न्याय दिवस यानी कि ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन जो है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। हिमालय दिवस जो है वो 9 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सी इसका करेक्ट आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने रिसेंटली, आपको पता है, अपना इस्तीफा सौंप दिया था? उत्तराखंड की ये क्या थी? गवर्नर थी। और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनके इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड के नए गवर्नर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में जो है वो एक इमेज क्रिएट हो चुकी होगी सरदार जी की। ठीक है, चलिए, इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं? जो चंद्रयान 2 जो है, इसके द्वारा 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली गई हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? तो ग्रीस के द्वारा एक नया मिनिस्ट्री जो है वो यहां पर रिसेंटली फॉर्म की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगी? तो सी इज करेक्ट आंसर, भवानीपुर जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए, 8 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अजय शर्मा को। ब्रिटेन की तेल और गैस खोज कंपनी केयर्स एनर्जी पीएलसी का नया नाम जो है वो कैप्रिकॉन एनर्जी पीएलसी रखा गया है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय मुक्केबाज जो हैं वो कौन बने हैं? आकाश कुमार बने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा गया है? पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखा गया है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए काफी फायदेमंद बुक होने वाली है।
गुआम गमू जो है वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है चाइना। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी पेरिस के अंदर की गई है। ऑस्ट्रेलिया कि बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय जो हैं वो उन्मुक्त चंद बने हैं। हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है? तो केवल 50 किलोमीटर जो है वो इसका फ्लो है, मध्य प्रदेश से शुरू होती है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली एक ऑरल पिल जो है इसको मंजूरी दे दी है? तो वह है ब्रिटेन की। चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण याहू ने चाइना के अंदर जो है वो अपनी सेवाएं बंद कर दी है। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था। पूछा गया था आपसे कि भारत और जापान के बीच में एक इंडियन ओशियन के अंदर युद्ध अभ्यास किया जाता है, क्या नाम है? तो जीमैक्स। आप लोग नाम से भी इसको पकड़ सकते हैं कि जापान का जे है और इंडिया का आई है, तो सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जीमैक्स एक्सरसाइज। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन आंसर किए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को सेशन को लाइक करना है और शेयर करें तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। और आज आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि भारत में पहली बार सैन्य पुलिस में किस देश की महिलाओं को भर्ती करने का फैसला लिया गया है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, ध्यान रखिए कि जितने भी क्विज पेंडिंग चल रहे थे सभी को अपलोड कर दिया गया है। आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना है दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर, और चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। यदि आप लोग को किसी स्पेशल टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर आप जो है वो इस टॉपिक पर लेक्चर बनाइए। जैसे आज हम लोगों ने एक देखा था, पद्म जो अवार्ड है एक ट्रांसजेंडर को दिया गया था। मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।